हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी दोस्तों के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। तो आप सभी दोस्त इस सेट में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ सेट में हर एक क्वेश्चन जो दोस्तों मैं सेलेक्ट करके लेकर आया हूं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ में इसका विशेष विश्लेषण करने वाले हैं, जिससे अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी आपकी आसानी से हो सकेगी। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। आज के इस सेशन में आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट और साथ ही साथ में जितने सारे प्रैक्टिस सेट हम आगे करवाने वाले हैं, तो उन सभी में आप सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज के सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए आज के इस सेशन को, और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को अधिकार दिया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया? यहाँ दोस्तों क्या है, महिलाओं को कौन सा अधिकार दिया? मत का अधिकार दिया। तो सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या फिर भारत? तो दोस्तों सबसे पहले यह अधिकार दोस्तों न्यूजीलैंड की महिलाओं को प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता सबसे पहले मताधिकार किस देश की महिलाओं को प्राप्त हुआ, तो दोस्तों न्यूजीलैंड की महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्राप्त हुआ। और यह अधिकार दोस्तों इन्हें 1893 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1893 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक टॉपिक जो है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन आपको पूरे सेट में देखने को मिलेंगे और उसका विशेष विश्लेषण भी आपको साथ में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फान, लू, मिस्ट्रल या फिर जेट धारा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्मियों में दोस्तों उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगी फान, तो दोस्तों फान फान दोस्तों क्या है? दोस्तों फान जो है आल्प्स के उत्तरी भाग में बहती है। कहाँ के उत्तरी भाग में? आल्प्स के उत्तरी भाग में। आल्प्स के उत्तरी भाग में अगर बात किया जाएगा तो इससे कहते हैं फान। अगर दोस्तों बात की जाएगी मिस्ट्रल की, तो मिस्ट्रल दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में चलने वाली जो पवनें हैं, फ्रांस में चलने वाली पवनें हैं, इनको क्या कहते हैं? फ्रांस में चलने वाली पवनों को दोस्तों मिस्ट्रल कहते हैं। फ्रांस में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। और अगर बात की जाएगी जेट धारा, तो दोस्तों जेट धारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों जेट धारा क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलने वाली जो पवनें होती हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलने वाली पवनें, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलने वाली पवनों को जेट धारा कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों चारों ऑप्शन देखो, आपको इसी तरीके से हर एक ऑप्शन का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है।
तो भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। फान की अगर बात की जाएगी तो आल्प्स के उत्तरी भाग में बहने वाली हवाएं फान कहलाती हैं। मिस्ट्रल की बात की जाएगी तो फ्रांस में चलने वाली पवनों को दोस्तों मिस्ट्रल कहते हैं। अगर बात की जाएगी दोस्तों जेट धारा, तो जेट धारा क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में चलने वाली पवनें जेट धारा कहलाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कास्टिक सोडा को मिलाना, आसवन, उबालना या फिर सोडियम कार्बोनेट मिलाना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो दोस्तों कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबाला नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगर दोस्तों पानी में कास्टिक सोडा को मिलाया जाएगा तो उसकी कठोरता दूर हो जाएगी। आसवन विधि से उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपका आंसर है कौन सी विधि का प्रयोग करके स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, उबाल कर दोस्तों नहीं किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अगर सूत्र आपसे पूछा जाता है तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 या जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसको दोस्तों जल में मिलाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? क्लार्क के द्वारा किया गया। और सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत के द्वारा जेबी क्लार्क ने बताया, क्या बताया है कि लाभ स्थिर समाज की वस्तु से ना होकर गतिशील समाज में ही उत्पन्न होता है। तो दोस्तों स्थिर समाज की वस्तु से लाभ नहीं होता है। इन्होंने बताया, क्या बताया? स्थिर समाज की वस्तु से लाभ नहीं होता है। लाभ गतिशील समाज की वस्तुओं से उत्पन्न होता है। गतिशील समाज की वस्तुओं से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों इनके द्वारा लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत दिया गया है कि लाभ जो गतिशील समाज है इसके दोस्तों वस्तुओं से उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो क्लार्क के द्वारा प्रतिपादन किया गया। इनका पूरा नाम है दोस्तों जेबी क्लार्क। ध्यान रखेंगे, इनका पूरा नाम है जेबी क्लार्क। तो लाभ गतिशील समाज की वस्तुओं से लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, लाभ गतिशील समाज की वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्थिर समाज की वस्तुओं से लाभ नहीं प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन क्या है ध्यान से देखेंगे। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सभी को पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा सा महाद्वीप कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों आपको क्या पता चला कि अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पता चल गया है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान देंगे, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है। क्यूरी, कैंडेला, फर्मी या फिर एंगस्ट्रॉम। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है। तो दोस्तों रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए तो रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो रेडियो धर्मिता की यूनिट होती है दोस्तों क्यूरी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कैंडेला किसकी यूनिट है, तो दोस्तों कैंडेला किसकी यूनिट है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कैंडेला की अगर बात की जाएगी तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की यूनिट है। किसकी है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या है, सभी दोस्त दैर्घ्य रखेंगे। ज्योति तीव्रता कैंडेला की यूनिट है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम, तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की यूनिट क्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तरंग दैर्घ्य की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य दोस्तों फर्मी। फर्मी यहाँ पर आ गया शब्द दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, साइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्मी का दोस्तों उपयोग किस लिए किया जाता है? फर्मी का उपयोग दोस्तों परमाणु के आकार को मापने के लिए किया जाता है। परमाणु के आकार को मापने के लिए, परमाणु के आकार को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु के आकार को मापने के लिए फर्मी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्यूरी रेडियो धर्मिता की यूनिट है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम दोस्तों तरंग दैर्घ्य की यूनिट है, और दोस्तों फर्मी यहाँ पर बात किया गया है। तो फर्मी दोस्तों जरूर ध्यान रखेंगे। तो फर्मी दोस्तों परमाणु के आकार को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम कुछ जो है राशि तथा उनके मात्रकों के बारे में देखेंगे जो बार बार एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक तरफ दोस्तों हम राशि लिखेंगे और दूसरे तरफ हम लोग दोस्तों मात्रक को देखने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक है एम्पियर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है। कोण का मात्रक क्या है? कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों। कोण का मात्रक है रेडियन। क्या है यहाँ पर दोस्तों? सभी जो बार बार एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कार्य दोस्तों और ऊर्जा का मात्रक क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। और अगर आपसे पूछा जाता है ऊष्मा गति ताप का मात्रक क्या है? ऊष्मा गति ताप का मात्रक क्या है?
ऊष्मा गति ताप का मात्रक क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऊष्मा गति ताप का मात्रक है केल्विन। क्या मात्रक है, केल्विन है सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बल का मात्रक क्या है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाता है दाब का मात्रक क्या है, तो दोस्तों दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर दोस्तों कुछ और अन्य महत्वपूर्ण है, उनको भी हम लोग साथ ही साथ में देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो एक बार देखने का प्रयास करते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, अगर आपसे कोणीय वेग को पूछा जाता है तो रेडियन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों वेबर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अगर दोस्तों पूछा जाता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो फैराड, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। अगर दोस्तों प्रकाशीय दूरी का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे प्रकाशीय दूरी का मात्रक क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों प्रकाशीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप सभी दोस्त स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लोग दोबारा से देखना चाहें। वैसे इसका रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विद्युत धारा का है एम्पियर, कोण का दोस्तों रेडियन, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऊष्मा गति या फिर ऊष्मा गति ताप का मात्रक केल्विन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात किया जाएगा तो ओम होता है। विद्युत धारिता की मात्रक दोस्तों फैराड। अगर प्रकाशीय दूरी की बात की जाएगी तो प्रकाशीय दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है प्रेरक का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। प्रेरक का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसे दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रदीप्त घनत्व, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स, लक्स होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने राशि और मात्रक थे सबके बारे में हमने आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। इसी तरीके से शानदार एक हर आपका जो है सेशन होने वाला है, हर एक प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल एकदम डीपली एनालिसिस करवाने वाले हैं आप सभी दोस्तों को। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और अपने एसएससी जीडी एग्जाम की बहुत ही बेस्ट तैयारी करेंगे। जीके जीएस के साथ में हिंदी, रीजनिंग और मैथ सभी क्लासेज आपकी इसी पर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जिससे रिलेटेड दोस्तों बायोलॉजी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या कहते हैं, ओ वाले व्यक्ति कहलाता है सर्वदाता। दोस्तों सर्वदाता का मतलब होता है ये सभी को दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन दोस्तों ले किसी से नहीं सकता है। सबको देता है लेकिन लेता खुद से है, लेता सिर्फ खुद से है, लेता सिर्फ दोस्तों खुद से है,
लेता सिर्फ खुद से है। तो इसका मतलब हो गया रक्त समूह ओ दोस्तों केवल ओ से ही ले सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सिर्फ दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। लेकिन दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना रक्त दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर बात की जाएगी रुधिर वर्ग दोस्तों, रुधिर वर्ग ये होते हैं ए बी ओ और ए बी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो दोस्तों रुधिर वर्ग की खोज किसने की एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों किसने की है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। किसने की है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अब हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है ए, एक तो होता है बी, एक होता है दोस्तों ए बी और एक आपका होता है ओ। तो यहाँ पर दोस्तों चारों ब्लड ग्रुप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कौन किससे ले सकता है। तो दोस्तों ए वाला जो है किससे ले सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किससे रुधिर ले सकता है, तो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला ए से ले सकता है और दोस्तों किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ध्यान रखेंगे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ले सकता है रुधिर और ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है बी से ले सकता है और दोस्तों ओ से ले सकता है। यहाँ पर दोस्तों ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसे दोस्तों कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं, सर्वग्राही का मतलब है दोस्तों सभी से ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब है दोस्तों सभी से ले सकता है, सभी का रक्त धारण कर सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। ये दोस्तों ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और दोस्तों ओ से भी ले सकता है। तो इसे इसलिए क्या कहा गया, सर्वग्राही। और दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है जो दोस्तों होता है सर्वदाता। वो दोस्तों सभी से ले सकता है लेकिन ये दोस्तों सभी को दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है सर्वदाता, सभी को दे सकता है लेकिन सिर्फ खुद जो उसके ब्लड ग्रुप वाला स्वयं के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। तो ओ वाला सभी को दे सकता है लेकिन ले सिर्फ दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही वह ले सकता है। तो यहाँ पर आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर बात की जाएगी ओ रक्त के समूह में दोस्तों कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे ए बी वाले में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। ध्यान रखेंगे ए व बी दोनों क्या होते हैं, ए व बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन ओ रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। और दोस्तों एंटीजन नहीं होने के कारण ही दोस्तों यह किसी से भी रक्त जो है नहीं ले सकता है। एंटीजन होने के कारण ही दोस्तों यह किसी से भी रक्त नहीं ले सकता है और यह सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज का सेशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला गए थे, बताएंगे सभी दोस्त। कौन सा मौर्य शासक जो है भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला को गए हुए थे, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ में कहाँ गए थे दोस्तों, भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला गए थे और यहीं पर इन्होंने अपने देह का परित्याग किया था। यहीं पर इन्होंने अपने देह त्याग किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात होती है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त आ गए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त। इनसे अगर कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपका इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों 322 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का विनाश करके। नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? धनानंद। तो दोस्तों धनानंद की हत्या करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और दोस्तों इनके जो है राज्य के निर्माण के लिए चाणक्य ने इनकी बहुत ही मदद की थी। साथ ही साथ में बाद में चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन गए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति जिनका नाम था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम दोस्तों क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों इन्होंने दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो मेगास्थनीज जो दोस्तों था, ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। साथ ही साथ में दोस्तों मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं? बताएंगे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं जो वर्षा करते हैं। दोस्तों यहां पर है आपका घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ, प्रभामंडल, कपासी मेघ या फिर पच्छाब मेघ। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऐसे घने धूसरी बादल जो वर्षा करते हैं उन्हें दोस्तों स्तरीय मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरीय मेघ कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाता है पच्छाब मेघ की तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ कौन हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं पच्छाब मेघ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों, क्षार, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं या फिर अम्ल। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एम्फोटेरिक पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोस्तों संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या दोस्तों चरण सिंह। ऑप्शन डी है दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह दोस्तों, चौधरी चरण सिंह दोस्तों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दोस्तों
संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और इनका कार्यकाल दोस्तों 1979 से 80 तक दोस्तों था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। आज का जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को, एशिया को। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े में बताएंगे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट की अगर बात की जाएगी तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की विविधताओं के कारण दोस्तों, विविधताओं के कारण ही दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? विविधताओं के कारण ही दोस्तों कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इसे कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान के जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान के जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, किसी सूची में नहीं, या फिर दोस्तों केंद्र सूची में। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर संविधान में जन स्वास्थ्य या फिर दोस्तों स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय दोस्तों औषधालय ये किस सूची में आते हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत अन्य क्या क्या है दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों ये तो आपको पता है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल एवं औषधालय है। इसके साथ साथ में दोस्तों सफाई, पशु और दोस्तों सिंचाई, पुलिस, वन ये भी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। सिंचाई, पुलिस और वन ये दोस्तों किस सूची में आते हैं? ये दोस्तों राज्य सूची में आते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सफाई, पशु, सिंचाई और पुलिस और दोस्तों वन ये दोस्तों किस सूची में आते हैं? तो ये दोस्तों राज्य सूची में आते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिन देशों को सामान्यतया बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों बाल्टिक देशों के समूह में कौन कौन से देश आते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बाल्टिक देश में दोस्तों इसका बहुत ही शानदार है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं बाल्टिक देशों को। तो दोस्तों याद रखेंगे एस्टोनिया, क्योंकि इनके नाम दोस्तों थोड़ा बहुत एक दूसरे से मैच होते हैं। तो तीनों नाम याद रखेंगे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया और दोस्तों लिथुआनिया। तो दोस्तों ये इन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, लिथुआनिया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों को याद करेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये दोस्तों किस में शामिल हैं? ये बाल्टिक कंट्रीज में शामिल है। इन्हें दोस्तों बाल्टिक देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह समय में भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय में भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था।
आपने हिस्ट्री सही से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। हिस्ट्री दोस्तों अगर आप बेस्ट तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो इसमें हिस्ट्री के 3 मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों दोस्तों अलग अलग इनकी मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं, वो भी दोस्तों एसएससी जीडी की अभी हाल ही में करवाई गई हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें आपको बताया गया, तो आप लोग उसे जरूर देखेंगे। तीनों की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय में भारत का वायसराय था दोस्तों। यह दोस्तों वायसराय पद पाने वाला पहला व्यक्ति था। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, वायसराय पद पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वायसराय पद पाने वाला पहला व्यक्ति, वायसराय पद पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वायसराय पद पाने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आयकर किसने लगाया? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले आयकर किसने लगाया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आयकर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे, तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे और प्रतिदिन हमारे सेशन से जरूर जुड़ेंगे। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप लोग एक बार अगर सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन को नहीं प्रेस किए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे दोस्तों। सभी दोस्त सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो अगला दोस्तों क्या है देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में दोस्तों की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका नाम दोस्तों इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा था, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या एरोसॉल नहीं है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या एरोसॉल नहीं है? कोहरा, बादल, धुआं या फिर कीचड़। तो सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से क्या एरोसॉल नहीं है? क्या एरोसॉल नहीं है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कीचड़ दोस्तों एरोसॉल नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कीचड़ दोस्तों एरोसॉल नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कीचड़ दोस्तों मिट्टी व पानी का सम्मिश्रण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है, इसलिए दोस्तों कीचड़ जो दोस्तों है एरोसॉल का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन अगर बात की जाएगी कोहरा, बादल और धुआं, ये तीनों दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों दोस्तों एरोसॉल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? ये तीनों दोस्तों एरोसॉल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी दोस्तों तक आज का सेशन पहुंच जाए जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो एक बार सभी दोस्त फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी क्रांति जो है शुरू की गई? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। दोस्तों ये नाम याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन दोस्तों। इन्हें दोस्तों फाउंडर ऑफ अमूल कहा जाता है। अमूल के संस्थापक कौन है? अमूल के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों
अमूल दूध के संस्थापक हैं कौन? वर्गीस कुरियन। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति से रिलेटेड है आपका दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। क्या संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति, तो दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति दोस्तों फूड प्रोडक्शन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1966 और 67 में दोस्तों यह भारत में स्टार्ट हुआ था। इसमें दोस्तों मेनली गेहूं और चावल की फसलों के उत्पादन पर वर्क किया गया और दोस्तों इसमें विभिन्न उत्तम और सर्वोत्तम प्रजातियों को जो है सामने लाया गया। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का जनक कौन है? एक बार सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है, या फिर दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिनका एग्जाम है एसएससी जीडी का, एक बार सभी दोस्त बताएंगे हरित क्रांति का जनक कौन है। तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाएगी तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अगला दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति हमने आपको बताया किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति दोस्तों मछली के उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है पीली क्रांति, तो दोस्तों पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है काली क्रांति, तो काली क्रांति दोस्तों बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्पादन किसके लिए करना है, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, या उत्पादन क्या करना है, या तो दोस्तों उत्पादन कैसे करना है। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहां पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है निजी लाभ को अधिकतम कैसे किया जाए, यह दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों लुई पास्चर की अगर बात की जाएगी पेनिसिलिन की खोज, पोलियो टीका, रेबीज रोधी टीका, या फिर इंसुलिन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लुई पास्चर की बात की जाएगी तो लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है तो ये दोस्तों आपको पता चल गया लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीका की खोज दोस्तों किसने की? रेबीज रोधी टीका की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। औषधि है दोस्तों। क्या है? औषधि है। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों किसकी खोज की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है
अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों पोलियो के टीका की खोज किसने की है, तो जॉन्स ई साल्क ने की है। किसने की है? जॉन्स ई साल्क ने। जॉन्स ई साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीका की खोज की है, तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने की है, इंसुलिन की खोज दोस्तों बेटिंग ने की है। किसने की? बेटिंग। दोस्तों बेटिंग वो बेट करने वाला नहीं कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं इंसुलिन बेटिंग। तो बेटिंग दोस्तों बेटिंग हो गया, तो बेटिंग ने किसकी खोज की? इंसुलिन की खोज की। तो इन सभी को याद करेंगे, साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो दोस्तों बायोलॉजी में आविष्कार हुए हैं उनको हम साथ ही साथ में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों लुई पास्चर ने पोलियो टीका की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पोलियो की टीका जॉन ई साल्क ने की। इंसुलिन की खोज दोस्तों बेटिंग ने की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है चिकित्सा से संबंधित जो आविष्कार हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अल्ट्रावायलेट रेस की खोज किसने की, यूवी रेस की खोज किसने की, अल्ट्रावायलेट रेस की खोज किसने की है, तो सभी दोस्त याद रखेंगे फ्रिनसेन। फ्रिनसेन ने दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस की खोज की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा दोस्तों कैंसर का उपचार किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा चिकित्सा की खोज की है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अल्ट्रावायलेट रेस की चिकित्सा की खोज फ्रिनसेन ने की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की, ये बहुत बार पूछा गया। चेचक दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की है, चेचक के टीके की खोज दोस्तों किसने की है, एडवर्ड जेनर ने की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जेनेटिक कोड की खोज किसने की है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जेनेटिक कोड की खोज दोस्तों हरगोविंद खुराना ने की। किसने की है? हरगोविंद खुराना ने की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आनुवांशिक कूट की खोज की है, जिसके लिए इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला दोस्तों अगर आपको तो पता होना चाहिए कि डीएनए की खोज किसने की है, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की है। विटामिन ए की खोज किसने की है, अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की खोज किसने की है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विटामिन ए तथा बी की खोज, विटामिन ए और बी दोनों की खोज दोस्तों मैकुलन ने की है। किसने की है? मैकुलन ने विटामिन ए और डी की खोज की है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले रुधिर वर्ग और रुधिर परिसंचरण दोनों दोस्तों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों रुधिर परिसंचरण की खोज की अगर बात की जाएगी तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की है। किसने की है? विलियम हार्वे नाम याद रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रुधिर परिसंचरण जो कि अभी हमने आपको रुधिर वर्ग जिसमें हमने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, तो उसकी खोज किसने की है? कार्ल रैंड स्टीनर ने। और रुधिर परिसंचरण की विलियम हार्वे ने। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विटामिन की खोज किसने की, सभी दोस्त बताएंगे। तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की। फंक ने दोस्तों विटामिन की खोज की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है हैजे की टीके की खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हैजे के टीके की खोज किसने की? हैजे के टीके की खोज किसने की? तो हैजे के टीके की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की। किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप सभी लोग याद जरूर करेंगे। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स दे दिए जाएंगे और कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए हैं, उसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप लोग उसे ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज की खोज दोस्तों फ्रिनसेन ने की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना।
विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने, रुधिर परिसंचरण की विलियम हार्वे ने, विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की, हैजे के टीके की खोज दोस्तों किसने की, रॉबर्ट कोच ने। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है होम्योपैथी की खोज किसने की, तो दोस्तों होम्योपैथी की खोज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैनीमैन ने की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसको मैं अपने सेशन में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि होम्योपैथी की खोज किसने की, हैनीमैन ने की है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की, हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, ये दोस्तों हम आपको बताएंगे। और हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, इसकी खोज पहले बता दें फिर आपको बताते हैं। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की, तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा दोस्तों लुई पास्चर ने की है, या फिर दोस्तों किसने की है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोफोबिया की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की। किसने की है, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर दोस्तों इसके पहले भी आ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है लुई पास्चर दोस्तों इसके पहले भी आ चुके हैं, आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लुई पास्चर। तो हाइड्रोफोबिया की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोफोबिया मतलब होता है दोस्तों पानी का डर। दोस्तों पानी का डर होगा तो हाइड्रोफोबिया कहेंगे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पानी का डर होगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया दोस्तों पानी का डर जिसे होता है जिस इंसान को, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक है। आप सभी दोस्तों को आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे वाकई में अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में जिनका SSC GD का एग्ज़ाम है। दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक है। आप सभी दोस्त जो है हिस्ट्री के जो है लिंक्स आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग पुरानी जो है SSC GD की इंपॉर्टेंट क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर SSC GD के सभी विषयों की आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहें। दोस्तों कहते हैं कि अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।